एक्चुअली जो मॉडर्न वर्क है फील्ड थ्योरी के अंदर, वो बताता है कि प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व नहीं होती जैसे हम ऊपर डिस्क्राइब कर रहे हैं। यानी कि वो इंटरेक्शन टर्म जिसमें फील्ड की डायमेंशन 4 या 4 से वो इंटरेक्शन टर्म जिसमें फील्ड की डायमेंशन 4 से ज़्यादा है, वो इंटरेक्शन टर्म्स जो हैं वो भी हम लैग्रांजियन के अंदर ऐड कर सकते हैं, और उनको ऐड करने पर भी थ्योरी जो है वो प्रिडिक्टिव होगी और उसकी जो डाइवर्जेंसेस हैं उनको एब्जॉर्ब किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो मॉडर्न व्यू ऑफ रीनॉर्मलाइजेशन है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे, और फिर मैं इसको कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इलिस्ट्रेट भी करूँगा। तो मैं मॉडर्न व्यू ऑफ रीनॉर्मलाइजेशन, इसके कुछ पॉइंट्स जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। मैं पॉइंट्स की शक्ल में इसको मेंशन करूँगा। या अच्छा, पहली बात तो ये है जो भी मैंने बोली, जो मॉडर्न वर्क है, मॉडर्न वर्क इन quantum field theories tell us that UV divergences, ये जो जिन डाइवर्जेंसेस का मैंने जिक्र किया था ना अभी, इनको हम यूवी डाइवर्जेंसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले सिर्फ डाइवर्जेंस का टर्म यूज़ की थी, लेकिन ये अल्ट्रावायलेट डाइवर्जेंसेस होती हैं। तो फॉरगेट अबाउट कि इनको अल्ट्रावायलेट डाइवर्जेंसेस क्यों कहते हैं, क्यूडी के कोर्स में आप सीख लेंगे, बट बहरहाल ये एक डाइवर्जेंसेस है। मॉडर्न वर्क इन क्वांटम फील्ड थ्योरी टेल अस दैट divergences coming from non-renormalizable interactions can also be absorbed। ठीक है, जो क्लासिकल व्यू तो यही कहता है कि वो डाइवर्जेंसेस जो रीनॉर्मलाइजेबल इंटरेक्शन से आती हैं उनको अब्जॉर्ब किया जा सकता है, लेकिन जो मॉडर्न वर्क है वो बताता है कि जो डाइवर्जेंसेस नॉन रीनॉर्मलाइजेबल इंटरेक्शन से आती हैं, जिनमें फील्ड की डायमेंशन 4 से ज़्यादा होती है, उनको भी हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर ऐसा है तो फिर हम कह सकते हैं सो दैट अ फिजिकल थ्योरी कैन बी यूजफुल। ठीक है, कैन बी यूजफुल इवन if its Lagrangian contains non-renormalizable interaction terms। ठीक है, अच्छा अब ऐसा क्यों है, इसको मैं बता दूं कि ये जो स्टेटमेंट जो भी मैंने बताई है वो है कि जो मॉडर्न वर्क है क्वांटम फील्ड थ्योरी में, वो हमें बताता है कि जो डाइवर्जेंसेस जो नॉन रीनॉर्मलाइजेबल इंटरेक्शन से आती हैं उनको भी हम अब्जॉर्ब कर सकते हैं। अच्छा, ये जो रिजल्ट है जो भी हम यहाँ पर स्टेट कर रहे हैं, ये इटसेल्फ बेस करता है एक और आइडिया पर। वो आइडिया है दिस रिजल्ट जिसका हम ऊपर जिक्र कर रहे हैं, इज इटसेल्फ बेस्ड ऑन फंडामेंटल idea that quantum field theories develop by observing what is happening, by observing what is happening at low energy are effective field theories, EFTs, effective field theories, in the sense that they are applicable up to certain finite scale of energy। ठीक है, अच्छा ये एक फंडामेंटल आइडिया है। देखें, जब हम कोई थ्योरी डेवलप करते हैं तो हम उस थ्योरी को कंस्ट्रेन करते हैं बाय ऑब्जर्वेशन, यानी हम ये रिक्वायर करते हैं कि जो थ्योरी है दैट शुड एग्री विद द ऑब्जर्वेशन।
अच्छा, यूजुअली जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं वो लो एनर्जी पर हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लो एनर्जी इस सेंस में है कि वो एनर्जी जिस पर हम आजकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, या इससे भी कम एनर्जी। तो जो थ्योरी होती है जिसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो हम इस कंडीशन से कंस्ट्रक्ट करते हैं दैट इट शुड एग्री विद ऑब्जर्वेशन, वो ऑब्जर्वेशन जो हमने लो एनर्जी पर की होती हैं। अच्छा, अगर इसका मतलब अगर थ्योरी जो है वो लो एनर्जी पर ऑब्जर्वेशन से एग्री करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो थ्योरी है वो हर स्केल ऑफ एनर्जी पर एक्सपेरिमेंट से एग्री करेगी, यानी हाई एनर्जी स्केल जो है उस पर भी एक्सपेरिमेंट से एग्री करेगी, ठीक है। तो ज़ाहिर है ये अनरीजनेबल होगा कि अगर आपने एक थ्योरी को डेवलप किया है बाय ऑब्जर्विंग व्हाट इज़ हैपनिंग एट लो एनर्जी, तो अब आप ये एक्सपेक्ट करें कि ये जो थ्योरी है वो हर स्केल ऑफ एनर्जी पर अप्लाई होगी, ठीक है। सो व्हाट वी फॉलो अ मोर रीजनेबल व्यू कि वो जो थ्योरी है जो हमने डेवलप की है बाय ऑब्जर्विंग व्हाट इज़ हैपनिंग एट लो एनर्जी, ये जो थ्योरी है ये एक सर्टन स्केल ऑफ एनर्जी तक तो अप्लाई होगी, तो उसके बाद वो थ्योरी शायद अप्लीकेबल नहीं होगी। तो इसलिए इन थ्योरीज को हम इफेक्टिव फील्ड थ्योरीज कहते हैं, ठीक है। तो इसका अगर ये इफेक्टिव फील्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, तो पार्टिकल फिजिक्स की हर फील्ड थ्योरी जो होगी वो एक इफेक्टिव फील्ड थ्योरी कहलाएगी, क्योंकि अगर वो एक थ्योरी हमने डेवलप की हुई है बाय ऑब्जर्विंग व्हाट इज हैपनिंग एट लो एनर्जी, तो हम उस थ्योरी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हर स्केल ऑफ एनर्जी पर अप्लाई होगी। इट विल फेल एट अ सर्टेन स्केल ऑफ एनर्जी। अच्छा, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो, व्हाई वी बिलीव दैट द फील्ड थ्योरीज शुड फेल एट अ सर्टेन स्केल ऑफ एनर्जी। देखिए, जब हम लो एनर्जी पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर आज से अगर आप 40 साल पहले जाएं या 30 साल पहले जाएं, तो जो अ, जो हमारे पास जो एक्सेलरेटर्स थे उनके पास जो एनर्जीज थी वो फ़र्ज़ कर लें वो 30 या 40 जेफ के करीब थी, ठीक है। यानी जब हम पार्टिकल्स को फायर करते थे तो जो एनर्जी अवेलेबल होती थी वो 30 या 40 जेफ होती थी। अच्छा, अगर हम इस एनर्जी पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो आप देखें कि आज बहुत से ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे उस एनर्जी पर, जैसे कि W+- या जेड पार्टिकल्स हो गए जिनका मास 80 जेव होता है, या हिग्स पार्टिकल जिसका मास 125 जेव होता है, या टॉप जिसका मास 175 जेव होता है, टॉप हिग्स W+- जेड। ये सारे पार्टिकल्स जो हैं इनका मास 80 से लेकर 175 जेव तक होता है। तो आज से 30 साल पहले हम इन पार्टिकल्स को प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते थे। अच्छा, अगर हम इन पार्टिकल को प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, तो जब हम जिन पार्टिकल को प्रोड्यूस कर सकते हैं उनकी जब थ्योरी डेवलप करेंगे, तो उसमें इन पार्टिकल्स का वजूद ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो पार्टिकल्स तो हमने ऑब्जर्व ही नहीं किए हुए। तो अब ज़ाहिर है वो जो थ्योरी होगी वो एक्सपेरिमेंट से एग्री तो करेगी लो एनर्जी पर, लेकिन वो थ्योरी जब हम 80 जेव या इससे ज़्यादा एनर्जी पर पहुंचेंगे फेल हो जाएगी, क्योंकि उस थ्योरी के अंदर W+- Z0 या टॉप क्वार्क तो सिरे से मौजूद नहीं है। तो इसी तरह से अगर फ़र्ज़ करें आज हमारे पास स्टैंडर्ड मॉडल भी मौजूद है, और फ़र्ज़ करें कि कल को हमें कोई नया पार्टिकल मिलता है जो स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर नहीं है, और नया पार्टिकल हमें मिलेगा एक ऐसी एनर्जी पर जो कि ज़ाहिर बहुत हाई होगी, क्योंकि वो जो नया पार्टिकल है अगर वो एग्जिस्ट कर रहा होता तो जिस एनर्जी पर है हमें मिल चुका होता, तो अभी तक नहीं मिला, इसका मतलब है कि कोई नया पार्टिकल है तो बहुत हाई एनर्जी पर है। फ़र्ज़ कर लें कि वो नया पार्टिकल जब वो 100 टेव एनर्जी पर है, तो उसका जो स्टैंडर्ड मॉडल है वो 100 टेव पर फेल हो जाएगा। स्टैंडर्ड फिर 100 टेव के ऊपर हमें एक ऐसी थ्योरी यूज़ करना पड़ेगी जिसके अंदर वो पार्टिकल जो है वो भी इनकॉर्पोरेटेड हो। ज़ाहिर है अगर वो पार्टिकल होगा तो वो इन पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट भी करेगा, लेप्टॉन, क्वार्क्स या दूसरे पार्टिकल के साथ। उस इंटरेक्शन को भी हमें थ्योरी है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना होगा, ठीक है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि जो क्वांटम फील्ड थ्योरीज जो होती हैं, जो किसी भी स्केल ऑफ एनर्जी पर एक्सपेरिमेंट से एग्री करते हैं, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हर स्केल ऑफ एनर्जी पर भी एक्सपेरिमेंट से एग्री करती रहेंगी। तो जो क्वांटम फील्ड थ्योरीज होती हैं फिजिक्स के अंदर, पार्टिकल फिजिक्स के अंदर, उनको हम हमेशा इफेक्टिव फील्ड थ्योरीज के तौर पर ट्रीट करते हैं, इन द सेंस दैट दे आर एप्लीकेबल, they are believed to be applicable up to a certain scale of energy। जो स्टैंडर्ड क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो आप पढ़े हो वो भी एक तरह से एक इफेक्टिव फील्ड थ्योरी है, जो स्टैंडर्ड मॉडल हम पढ़ेंगे वो भी एक इफेक्टिव फील्ड थ्योरी है, बिकॉज वी डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड मॉडल दैट इट शुड बी एप्लीकेबल एट एवरी स्केल ऑफ एनर्जी। तो ये एक फंडामेंटल आइडिया है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली बात है कि जो नॉन रीनॉर्मलाइजेबल इंटरेक्शन टर्म्स है
उनको भी लैग्रांजियन में शामिल किया जा सकता है। ये रिजल्ट इसी फंडामेंटल आइडिया से इमर्ज होता है, ठीक है, कि जो field theories हैं, they are supposed to be applicable not at every scale of energy, they are applicable up to a certain finite scale of energy, ठीक है। जिस स्केल पर नया पार्टिकल मिलेगा तो वहां पर हमें जो नई थ्योरी जो है उसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब अगला जो पॉइंट मैं इसको मेंशन करना चाहूँगा वो ये है, बल्कि एक तरह से समरी है ऊपर की, कि ये जो अब हम जो नई बात कह रहे हैं उसका खुलासा ये है दैट इन शॉर्ट वी आर अलाउइंग नॉन रीनॉर्मलाइजेबल क्लासिकल सेंस, ठीक है, मॉडर्न सेंस भी एक है जिसको मैं बाद में बताऊंगा, नॉन रीनॉर्मलाइजेबल इंटरेक्शन टर्म्स इन दी लैग्रांजियन, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं ये कह रहा हूँ कि जो मॉडर्न वर्क है फील्ड थ्योरीज के अंदर वो हमें ये कहता है कि आप फील्ड थ्योरी के अंदर के जो लैग्रांजियंस हैं उसमें नॉन रीनॉर्मलाइजेबल इंटरेक्शन टर्म्स भी ऐड कर सकते हो। ऑलराइट, अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर तो प्रॉब्लम जो है वो जिसको हमने लास्ट लेक्चर में एड्रेस किया था वो प्रॉब्लम तो फिर रिजॉल्व नहीं हुई, क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि हम लैग्रांजियन के अंदर ऐसी टर्म भी ऐड कर सकते हैं जो क्लासिकल सेंस में रीनॉर्मलाइजेबल नहीं है, यानी कि उन टर्म्स के अंदर फील्ड की जो टोटल डायमेंशन है वो 4 से एक्सीड कर सकती है, तो ऐसी जो टर्म्स हैं वो तो इन्फिनिट पॉसिबल है, तो फिर तो हमारी जो थ्योरी है वो यूनिकली डिफाइंड नहीं होगी। तो ये एक प्रॉब्लम है जो फिर ज़ाहिर है हमारे पास दोबारा से इमर्ज हो रही है। तो इस प्रॉब्लम को मैं स्टेट कर देता हूँ। दैट सीम्स टू बी प्रॉब्लमैटिक एज देयर आर, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, देयर आर एज देयर आर infinite possible infinite possible Lorentz invariant interaction terms for any given number of fields। तो आपको एक फील्ड भी इवन गिवन हो तो यू कैन हैव इन्फिनिट पॉसिबल इंटरेक्शंस, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, तो फिर हमारा जो लैग्रांजियन है वो किस तरह से यूनिकली स्पेसिफाई होगा। अच्छा, अब हम यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस करेंगे और बताएंगे कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम नहीं है। वी शैल शो बिलो दैट इवन वी हैव infinite possible interactions in the Lagrangian, we need only finite number of interactions to describe the physical processes at finite at a certain scale of energy, ठीक है। So what we are saying that's very important। ये अब हम शो करेंगे नीचे कि देखें, अभी मैं बताया कि अगर जो क्लासिकल व्यू है रीनॉर्मलाइजेशन का वो करेक्ट नहीं है और मॉडर्न व्यू हमें ये कहता है कि आप कोई भी इंटरेक्शन टर्म लैग्रांजियन के अंदर ऐड कर सकते हैं, तो अपेरेंटली इट सीम्स टू बी अ प्रॉब्लमैटिक प्रोपोजिशन, क्योंकि अब हम अलाउ कर रहे हैं कि लैग्रांजियन के अंदर इन्फिनिट पॉसिबल टर्म्स हो सकती हैं, और इन्फिनिट पॉसिबल टर्म के साथ लैग्रांजियन तो प्रिडिक्टिव नहीं हो सकता। लेकिन अब हम ये शो करेंगे कि ऑल्दो हम ये कह रहे हैं कि लैग्रांजियन के अंदर इन्फिनिट पॉसिबल टर्म्स हो सकती हैं, लेकिन किसी भी फिजिकल प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए एट अ सर्टेन स्केल ऑफ एनर्जी हमें वो सारी टर्म्स रिक्वायर्ड नहीं होंगी, उनमें से सिर्फ कुछ टर्म्स ही रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। सो वी मे हैव infinite terms in the Lagrangian, but not all of them are relevant, only few of them are relevant, ठीक है। और अगर उनमें से सिर्फ कुछ रेलिवेंट हैं बाकी इररेलेवेंट हैं तो इसका मतलब इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि अब थ्योरी जो एक तरह से दोबारा से प्रिडिक्टिव हो सकती है, बिकॉज वी डोंट नीड all terms in the Lagrangian for calculating the cross section or amplitude of
any given physical process at a certain scale of energy. अच्छा, अब ऐसा क्यों है, और सवाल ये है कि कौन कौन सी जो टर्म्स हैं वो रेलेवेंट होंगी लैग्रांजियन के अंदर। इसको हम एक सिंपल जो कैलकुलेशन है इससे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, और ज़ाहिर उससे फिर हम एक जनरल प्रिंसिपल ड्राइव कर लेंगे, और वो जो प्रिंसिपल है वो हमेशा एप्लीकेबल होगा। तो इसको आई थिंक ये मैंने ना कुछ कैलकुलेशंस लिख कर रखी हुई हैं, तो मैं उसी से मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी बचत हो जाएगी। तो या आई थिंक इस तरह से हम करते हैं, मैं नीचे से इसको शो करता जाऊँगा। अच्छा, ये बात अभी मैंने की that we shall show below that even if we have infinite possible interaction in the Lagrangian, we need only finite number of interaction to describe the physical process at a finite scale of energy. In order to describe the idea of effective field theories, we consider the following general Lorentz invariant Lagrangian constructed using a real scalar field. तो हम एक Lagrangian कंस्ट्रक्ट करते हैं, जनरल Lagrangian यूजिंग रियल स्केलर फील्ड, ठीक है। तो हमारे पास, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक फील्ड है, रियल स्केलर फील्ड, और हमने इस रियल स्केलर फील्ड को यूज़ करते हुए जितनी भी पॉसिबल इंटरेक्शन टर्म्स हम ऐड कर सकते हैं वो सारी इसके अंदर ऐड करते हैं। रीनॉर्मलाइजेबिलिटी का जो क्राइटेरिया है, क्लासिकल व्यू जो है, उसको डिसरिगार्ड करते हुए। तो लैग्रांजियन कैसा होगा? पहले क्वाड्रेटिक टर्म्स होंगी, दो क्वाड्रेटिक टर्म्स होंगी, एक किनेटिक एनर्जी टर्म होगी, एक मास टर्म होगी, फिर इंटरेक्शन टर्म होगी 5 4 5 6 5 8, उसके बाद 5 10 5 12 एंड सो ऑन। तो हमारे पास इन्फिनिट पॉसिबल इंटरेक्शन टर्म्स हैं। अच्छा, इसमें से कुछ इंटरेक्शन टर्म्स जो हैं वो मैंने एक्सक्लूड की हुई हैं। मिसाल के तौर पर इसमें जो ऑड पावर्स वाली जो 5 हैं वो नहीं है, जैसे 5 क्यूब नहीं है, 5 5 नहीं है, 5 7 नहीं है। इस तरह से मैंने वो इंटरेक्शन टर्म्स भी इसमें नहीं लिखी हुई जिसमें 5 का डेरिवेटिव यूज़ होता है। तो जनरली स्पीकिंग हम ऑड पावर के साथ जो इंटरेक्शन टर्म्स आती हैं वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और ऐसी इंटरेक्शन टर्म भी इसमें ऐड कर सकते हैं जिसमें 5 के डेरिवेटिव्स आते हैं, लेकिन उनको मैंने यहाँ पर इग्नोर किया हुआ है, एंड आई एम डूइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इन द आर्ग्यूमेंट, ठीक है। लेकिन बहरहाल उनको इग्नोर करने के बावजूद भी अभी भी हमारे पास इस लैग्रांजियन के अंदर इन्फिनिट पॉसिबल इंटरेक्शन टर्म्स ही हैं। अच्छा, अगर आप जो रीनॉर्मलाइजेबिलिटी की कंडीशन इम्पोज करें तो फिर हम ये जो इंटरेक्शन टर्म्स हैं 5 6 5 8 5 10, इन सबको हमें एक्सक्लूड करना चाहिए, क्योंकि क्लासिकल सेंस के अंदर ये जो इंटरेक्शन टर्म है ये नॉन रीनॉर्मलाइजेबल है, क्योंकि इनमें फील्ड की जो टोटल डायमेंशन है वो 4 से एक्सीड करती है। आपको पता है ना, 5 की डायमेंशन 1 होती है, तो इसलिए इस इंटरेक्शन टर्म में जो फील्ड है उसकी टोटल डायमेंशन 6 है, ये कपलिंग कांस्टेंट है, इसमें फील्ड की टोटल डायमेंशन 8 है। सो क्लासिकली जो क्लासिकल व्यू है रीनॉर्मलाइजेशन का, उसमें दीज टर्म्स शुड बी इग्नोर्ड, लेकिन हम क्योंकि मॉडर्न व्यू को प्रोसीड करना चाह रहे हैं तो हम इन टर्म्स को भी इंक्लूड करेंगे। जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी, मेरा क्वेश्चन है सर, हमने पढ़ा था कि लैग्रांजियन डेंसिटी की डायमेंशन 4 होती है, तो ये 5 6 5 8 टर्म्स किस तरह ऐड? जी, मैं बता दूँ, ठीक है। देखिए, 5 स्क्वायर भी तो ऐड किया हुआ है ना, ठीक है। तो 5 स्क्वायर के साथ डायमेंशन 4 बनाने के लिए हमें m स्क्वायर मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब है इस केस में जो कोफिशिएंट है वो डायमेंशन लेस नहीं है, उसकी डायमेंशन 2 है। अच्छा, इस केस में जो कपलिंग कांस्टेंट है वो डायमेंशन लेस होगा। अच्छा, इस केस में जो कपलिंग कांस्टेंट होगा उसकी डायमेंशन -2 होगी। इस केस में जो कपलिंग कांस्टेंट होगा उसकी डायमेंशन -4 होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब हम ऐसी इंटरेक्शन टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिसमें फील्ड की डायमेंशन 4 से एक्सीड करती है, तो उसमें जो कपलिंग कांस्टेंट्स होते हैं उनकी डायमेंशंस नेगेटिव होती हैं, ठीक है, डायमेंशन लेस नहीं होते, उनकी भी नेगेटिव डायमेंशंस होती हैं। अच्छा, तो देखिए, आल्दो मैंने इसमें से कुछ टर्म्स को इग्नोर किया हुआ है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी स्टिल हैव इन्फिनिट टर्म्स, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लैग्रांजियन है, इस लैग्रांजियन के कॉरेस्पॉन्ड हम एक्शन लिखते हैं, और एक्शन आपको पता है लैग्रांजियन की जो इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस टाइम, dx4 स्पेस टाइम इंटीग्रेशन से डिफाइन होता है, दिस इज द एक्शन।
और अब मैंने इसके अंदर जो लेग्रांजियन की जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो इसमें हम जो हमारा आर्ग्यूमेंट है उसको बिल्ड करने के लिए हम लेग्रांजियन नहीं बल्कि एक्शन यूज़ करेंगे। अच्छा, ये मैंने वो बात यहाँ पर लिखी हुई है, वी आर नॉट इंक्लूडिंग द इंटरेक्शन टर्म्स विद ऑड पावर ऑफ 5 और द टर्म्स कंटेनिंग डेरिवेटिव फॉर द सिंप्लिसिटी इन द आर्ग्यूमेंट, ठीक है। जो हमारा मेन आर्ग्यूमेंट है वो इस केस में भी अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमारे पास इन्फिनिट टर्म्स हैं एंड वी वांट टू डिमॉन्स्ट्रेट कि ये सारी की सारी टर्म्स जो है ये हम लेग्रांजियन के अंदर ऐड तो कर सकते हैं, बट नॉट ऑल ऑफ देम आर रेलिवेंट एट एनी स्पेसिफिक स्केल ऑफ एनर्जी। अच्छा, इसको शो करने के लिए कि किसी भी स्पेसिफिक स्केल ऑफ एनर्जी पर ये सारी की सारी जो इन्फिनिट टर्म्स हैं वो रेलिवेंट नहीं है, इसको स्टडी करने के लिए या इसको प्रूव करने के लिए हम देखते हैं कि ये जो इंटरेक्शन टर्म्स हैं 5 4 5 6 5 8 5 10 एंड सो ऑन, ये इंटरेक्शन टर्म्स जो हैं वो किस तरह से एनर्जी पर डिपेंड करती हैं या किस तरह से एनर्जी के साथ चेंज होती हैं। Let us study how the interaction term behaves at large distance. और large distance का मतलब होता है at low energy, यानी हम स्पेसिफिकली देखना चाहेंगे कि जब हम large distance पर जाते हैं या low energy पर जाते हैं तो ये जो interaction terms हैं ये किस तरह से इफेक्ट होती हैं। अच्छा, अब ये देखने के लिए कि हम जब लो एनर्जी यानी कि लार्ज डिस्टेंस पर जाते हैं तो ये टर्म्स किस तरह से बिहेव करती हैं, हम ये एक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए, इस लेग्रांजियन के अंदर जो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स है, तो हम एक्स को पुट कर देते हैं एस एक्स म्यू प्राइम, यानी हम जो डिस्टेंस है उसको स्केल कर रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए हम एक स्केलिंग पैरामीटर यूज कर रहे हैं एस। अब ज़ाहिर है जो एस होगा, जो स्केलिंग पैरामीटर है जिससे हम डिस्टेंस को स्केल करेंगे, ये डिस्टेंस को कम या ज़्यादा करेंगे, ये जो स्केलिंग पैरामीटर है ये डायमेंशनलेस है, क्योंकि लेफ्ट साइड पर एक्स की डायमेंशन और एक्स प्राइम की जो डायमेंशन है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो ये जो स्केलिंग पैरामीटर है वो डायमेंशनलेस है। अब आप देखेंगे जब मैं एस को इंक्रीज करूंगा द डिस्टेंस विल इंक्रीज, तो जब मैं इसको डिक्रीज करूंगा द डिस्टेंस विल डिक्रीज। सो व्हेन एस इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स infinite value of distance, ठीक है। So as s is approaching towards infinity, infinity means something large, then x will be approaching towards infinity, और जो x prime है उसको हम finite suppose करेंगे, ठीक है। So for any finite x prime, जब मैं x को वेरी करूंगा तो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो वेरी करेगा, और जब मैं s को लार्ज पुट करूंगा तो इस तरह से मैं लार्ज डिस्टेंस पर यानी कि लो एनर्जी पर चला जाऊंगा, और जब मैं s को स्मॉल पुट करूंगा तो मैं स्मॉल डिस्टेंस यानी कि हाई एनर्जी पर चला जाऊंगा। तो इस तरह से थ्योरी का बिहेवियर स्टडी करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी तो यूज़ नहीं कर रहे, लेंथ यूज़ कर रहे हैं इस लेग्रांजियन के अंदर, तो मैं इसलिए लेंथ को स्केल करूँगा क्योंकि एनर्जी की स्केलिंग के साथ कनेक्टेड है इन्वर्सली। तो अब हम ये करते हैं कि इसमें जहाँ जहाँ एक्स है उसको एस एक्स प्राइम पुट कर देते हैं। एक्स प्राइम तो फाइनाइट है, तो इसका मतलब है कि जब मुझे डिस्टेंस को कम या ज़्यादा करना होगा तो मैं एस जो है उसको वेरी करूँगा, तो जब मैं एस को लार्ज करूँगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा यानी कि एनर्जी कम होगी। तो लेट्स सी व्हाट वुड हैपन कि जब मैं एक्स को एस एक्स प्राइम पुट करूँगा, एस कहाँ कहाँ पर आएगा। देखिए यहाँ पर है d4x, तो जब मैं x की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा तो आएगा d4x प्राइम, d4x प्राइम और साथ s4 आएगा, ठीक है। तो एक ओवरऑल फैक्टर s4 आएगा इससे। अच्छा, फिर 1/2 फिर किनेटिक एनर्जी टर्म है। अच्छा, इसमें डेरिवेटिव है। अब देखें डेरिवेटिव कैसे बिहेव करेगा, कि अगर आप डेरिवेटिव को देखें कि जो कर्ली म्यू है उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। जो कर्ली म्यू है दिस इज इक्वल टू कर्ली बाय कर्ली एक्स म्यू, ओके। अच्छा, अब देखें जब मैं इसमें एक्स म्यू की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा दिस वन, तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप एक्स म्यू की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास आएगा एस डिनोमिनेटर के अंदर, ठीक है, जिसको मैं न्यूमिनेटर में लिख रहा हूँ एस इनवर्स, और फिर हमारे पास आएगा कर्ली बाय कर्ली एक्स म्यू प्राइम, और इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस डेरिवेटिव को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कर्ली म्यू
प्राइम से, यानी डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू प्राइम कोऑर्डिनेट। तो उसका जो कर्ली म्यू है दैट विल बी इक्वल टू एस इनवर्स कर्ली म्यू प्राइम। तो जब मैं इस सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई करूंगा तो कर्ली म्यू की जब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा इन टर्म ऑफ कर्ली म्यू प्राइम, तो एक एस इनवर्स यहाँ से आएगा और एक एस इनवर्स यहाँ से आएगा। तो इस तरह से मेरे पास आएगा 1/2 एस माइनस 2, जो एक यहाँ से आ रहा है और एक यहाँ से आ रहा है। अब होगा कर्ली म्यू प्राइम फाई, कर्ली म्यू प्राइम फाई, और आगे तो कोई डेरिवेटिव नहीं है तो इसलिए बाकी टर्म्स के अंदर एस नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमने ये तो बता दिया कि जो x जो है वो कैसे स्केल करेगा। ये एक्चुअली हमने सपोज किया कि x जो है वो स्केल कर रहा है स्केलिंग पैरामीटर s के थ्रू, डेरिवेटिव भी स्केल करेगा s के थ्रू। अब सवाल ये है कि जो फाई है वो भी तो स्केल करेगा ना, इसलिए कि जो फाई है वो देखिए फाई किसका फंक्शन है, फाई फंक्शन है x का। तो जब मैं x को पुट करूंगा, ठीक है, इन टर्म ऑफ s, तो फाई किस तरह से स्केल करेगा। ठीक है, तो ये हम इस तरह से डिटरमिन करते हैं कि हम एक सपोजिशन करते हैं, और सपोजिशन ये है कि हम सपोज करते हैं कि ये जो किनेटिक एनर्जी टर्म है जो आप यहाँ पर देख रहे हो, वी सपोज दैट दिस इज स्केल इनवेरिएंट, ये स्केल के साथ वेरी नहीं करनी चाहिए। नो दैट सीम्स रीजनेबल कि जो किनेटिक एनर्जी टर्म होती है ये लैग्रांजियन के अंदर सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग टर्म होती है, तो हम इसको स्केल इनवेरिएंट सपोज करते हैं। वी डोंट थिंक कि ये जो टर्म है इसको एनर्जी के साथ स्केल करना चाहिए। अच्छा, अब ये स्केल इनवेरिएंट तो बाहर नहीं है, तो आप देखें किनेटिक एनर्जी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है s-2, और ये s4 भी ज़ाहिर है मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, s4 तो हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो उसके लिए जो किनेटिक एनर्जी टर्म है उसके साथ आ रहा है s²। अच्छा, अब हम ये सपोज करते हैं कि फाई इस तरह से स्केल करता है कि वो जो s² आ रहा है s4 s-2 के प्रोडक्ट से फाई की जो स्केलिंग है उसको कैंसिल कर देती है, सो दैट कि किनेटिक एनर्जी टर्म जो है वो स्केल इनवेरिएंट होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि s² जो है वो कैंसिल करें, s² कैंसिल हो, s4 और s-2 का जो प्रोडक्ट है s² फाई की स्केलिंग उसको कैंसिल कर दे, तो फिर हमें सपोज करना पड़ेगा कि जो फाई है वो इस तरह से स्केल करता है। ठीक है, यानी फाई की जो स्केलिंग होती है वो s- इंट्रोड्यूस करती है, तो क्योंकि दो फाई हैं तो दो s-1 आएंगे, यानी s-2 आएगा जो s² को कैंसिल कर देगा। तो इसका मतलब है इन शॉर्ट व्हाट आई एम सेइंग कि अगर मैं सपोज करूं कि किनेटिक एनर्जी टर्म है वो स्केल इनवेरिएंट है, तो फिर हमें फाई को इस तरह से स्केल करना होगा। सो ये फाई एक्स जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन से पहले फील्ड है और ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद फील्ड है, एंड वी आर सपोजिंग द फील्ड इज स्केल्ड इन दिस वे। अच्छा, अब जब ये फाई मैं अब यहाँ पर पुट करूंगा इन टर्म्स ऑफ फाई प्राइम एक्स प्राइम, तो जाहिर है ये जो किनेटिक एनर्जी टर्म है वो तो स्केल इनवेरिएंट हो जाएगी। अब होगा क्या कि जब मैं फाई को की ये को पुट करूंगा इन टर्म ऑफ फाई प्राइम, तो ज़ाहिर है सिर्फ यहाँ पर नहीं हर टर्म के अंदर पुट करना होगा। तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा मैथ्स टर्म में, यहाँ पर जब मैं फाई को पुट करूंगा इन टर्म ऑफ फाई प्राइम, तो जो फैक्टर आएगा फाई की स्केलिंग की वजह से वो होगा s⁻⁻²। ठीक है। अच्छा, अब s² भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैथ्स टर्म के साथ, जो s-2 s4 को कैंसिल करेगा तो इसके साथ s² आएगा। ऑलराइट। अच्छा, उससे अगली जो टर्म है फाई 4। अच्छा, अब क्योंकि फाई जो है वो स्केल हो रहा है इस तरह से, तो फाई 4 की जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो इस टर्म में हमारे पास आएगा, इस टर्म में हमारे पास आएगा s⁻⁻4। अच्छा, s⁻⁻4 जब s⁻4 से मल्टीप्लाई होगा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि जो फाई 4 वाली जो टर्म है वो भी स्केल इनवेरिएंट होगी। अच्छा, उससे अगली टर्म पर आए, ये है फाई 6। इसमें जब मैं फाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इधर आएगा s⁻⁻6, और जब ये s4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बाकी बचेगा s⁻⁻2, जिसको मैंने डिनोमिनेटर में s² लिख दिया। और इसी तरह से जब यहाँ पर मैं फाई की वैल्यू पुट करूँगा तो s4 आएगा डिनोमिनेटर में, उससे अगली टर्म में डिनोमिनेटर में s6 आएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नो दिस शो कि जो ये हमें बताता है कि ये लैग्रांजियन एक्शन हमें बताता है कि जो इंटरेक्शन टर्म्स हैं, और इंटरेक्शन टर्म ये है कि किस तरह s के साथ स्केल करती हैं। जब हम s को वेरी करेंगे, s को वेरी करने का मतलब है लेंथ को कम या ज़्यादा करेंगे, तो जो इंटरेक्शन टर्म है वो किस तरह से वेरी करेंगे। अच्छा, इस पर मैं फर्दर कमेंट करने से पहले हम एक रूल स्टेट कर देते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये रूल के मुताबिक ऐसा हो रहा है। वो रूल ये है कि इन जनरल अ टर्म ऑफ डायमेंशन d
यानी टर्म ऑफ डायमेंशन डी का मतलब है कि उसमें फील्ड की डायमेंशन डी है, स्केल बाय अ फैक्टर ऑफ 4 माइनस डी, ठीक है, यानी इसका स्केलिंग फैक्टर 4 माइनस डी होता है। इसको आप आसानी से वेरीफाई कर सकते हो। देखिए ये जो टर्म है इसमें जो फील्ड की डायमेंशन है वो 4 है, तो अगर फील्ड की डायमेंशन 4 है, डी अगर 4 के इक्वल है, तो एस रेस पर 0 1, यानी ये टर्म स्केल इनवेरिएंट होगी। अच्छा, उससे अगली जो टर्म है उसमें फील्ड की डायमेंशन थी 6, तो अब इसमें होगा एस 4 माइनस डी, यानी कि एस माइनस 2, यानी ये स्केल करेगी बाय एस स्क्वायर, बाय 1 ओवर एस स्क्वायर। इसमें फील्ड की डायमेंशन है 8, तो ये स्केल करेगी बाय एस बाय 4। तो ये जर्नल मैंने रिजल्ट लिख दिया कि अगर कोई भी इंटरेक्शन टर्म है तो वो किस तरह से स्केल करेगी विद द स्केलिंग पैरामीटर एस। जो स्केलिंग फैक्टर होगा किसी भी इंटरेक्शन टर्म का वो होगा एस 4 माइनस डी, where d is the dimension of the fields in the interaction term। अच्छा, अब इससे 3 चीज़ें इम्प्लाई होती हैं जो कि तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इसको केयरफुली देखेगा कि ये कौन सी 3 चीज़ें से अप्लाई होती हैं। पहली ये आप नोट करें कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक इंटरेक्शन टर्म्स है जिस d ग्रेटर देन 4 है, इंटरेक्शन टर्म्स विद d ग्रेटर देन 4। जैसे इस केस में कौन कौन सी इंटरेक्शन टर्म है जिसमें d ग्रेटर देन 4 है, एक ये, और इससे आगे जितनी भी इंटरेक्शंस हैं उसमें d ग्रेटर देन 4 है। एंड यू सी कि ये जो इंटरेक्शन टर्म है दे आर सुप्रेस्ड बाय s। तो जैसे जैसे हम s को बढ़ाते जाएंगे, s को बढ़ाने का मतलब है कि हम जब लो एनर्जी पर होंगे, ठीक है, लो एनर्जी का मतलब है, एस को बढ़ाने का मतलब है लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो लेंथ इंक्रीज करने का मतलब एनर्जी हम लो कर रहे हैं। तो जैसे से हम लॉन्ग डिस्टेंस होगा या लो एनर्जी होगी तो ये जो टर्म्स हैं वो सुप्रेस होंगी, ठीक है। इंटरेक्शन टर्म्स विद डी ग्रेटर देन 4 आर सुप्रेस एट लॉन्ग डिस्टेंस, और लॉन्ग डिस्टेंस मीन लो एनर्जी। जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर, ये आपने जो लार्ज डिस्टेंस की बात की है, ये किन चीज़ों के दरमियान डिस्टेंस है? देखिए ये जो डिस्टेंस है ये हम जो इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस को सपोज कर रहे हैं, ठीक है। ये एक तरह से ज़ाहिर एक जनरल रिजल्ट है कि जो लेंथ होती है, जो एनर्जी होती है इंटरेक्टिंग पार्टिकल की, वो उनके दरमियान डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, ठीक है, और ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। जब हम इंटरेक्टिंग पार्टिकल जो उनके दरमियान डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो उनके दरमियान जो मतलब डिस्टेंस डिक्रीज करने का मतलब ये है, ठीक है, कि अब वो हाई एनर्जी से इंटरेक्ट कर सकते हैं। जब डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो फिर वो लो एनर्जी से इंटरेक्ट कर सकते हैं। इस सिंपल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आपने वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है ना, डेल एक्स डेल पी, बल्कि आई थिंक हम यूज़ करते हैं एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन, उससे आप इसको आसानी से समझ सकते हो। सॉरी या अच्छा, इसको इस तरह से आप समझ सकते हो कि फ़र्ज़ करें कि ये एक पार्टिकल है, ठीक है, ये यहाँ से आता है और फिर इस डायरेक्शन में स्कैटर हो जाता है आफ्टर इंटरेक्टिंग विद अनदर पार्टिकल, ठीक है, और ये इनके दरमियान पार्टिकल है जो इंटर एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया था जब हम इंट्रोडक्शन टू हाई एनर्जी फिजिक्स का कोर्स पढ़ रहे थे, तो उसमें बताया था कि जो पार्टिकल एक्सचेंज होता है ना, ये वर्चुअल पार्टिकल होता है इन द सेंस कि ये प्रोड्यूस होता है बाय द वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, अब ये जो इसकी जो एनर्जी है इसको हम इसकी वर्चुअलिटी कहते हैं, ठीक है, यानी जितनी ज़्यादा इसकी एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा ये वर्चुअल होगा। वर्चुअलिटी इज़ डिफाइंड बाय द एनर्जी। अच्छा, जो एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन है वो हमें कहता है कि जो अनसर्टेनिटी इन एनर्जी है, ठीक है, आई मीन इसको आप बेशक ई कह दो या अनसर्टेनिटी तो नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि जो एनर्जी वायलेट हुई है वो ई के ही इक्वल है, ठीक है, ई मल्टीप्लाई बाय डेल टी, और डेल टी क्या है, वो टाइम है जिसमें ये इंटरेक्शन कंप्लीट होती है, दैट इज इक्वल टू ऑफ ऑर्डर ऑफ एच कट। अच्छा, अब इसका मतलब है कि अगर ये जो इंटरेक्टिंग पार्टिकल है इसकी वर्चुअलिटी ज़्यादा है तो जो टाइम जिस टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगा वो कम होगा, और जब ये टाइम कम होगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस कवर करेगा वो स्मॉल होगा। तो इसका जब हम इस पार्टिकल की वर्चुअलिटी यानी इसकी एनर्जी को इंक्रीज करते हैं तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है
ठीक है, वो डिस्टेंस जो वो डिक्रीज करता है, और जब मैं इसकी एनर्जी को डिक्रीज करूंगा तो ये जो टाइम है वो इंक्रीज करेगा और ये जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करेगा। तो इंटरेक्टिंग पार्टिकल के दरमियान जो डिस्टेंस है, देखिए ये पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये डिस्टेंस डिफाइन करेगा कि ये पार्टिकल जब इंटरेक्ट करेंगे तो जो एक्सचेंज पार्टिकल होगा उसकी एनर्जी क्या होगी या उसकी वर्चुअलिटी क्या होगी। ग्रेटर जब ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये जो एनर्जी है वो कम होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम डिस्टेंस और एनर्जी जो है इसको रिलेट कर सकते हैं। ग्रेटर द डिस्टेंस मीन लेसर द एनर्जी। तो अगर आप दोबारा इस तरफ आए तो वो इंटरेक्शन टर्म जिसमें डी फोर से ज़्यादा है, दे आर सुप्रेस एट लॉन्ग डिस्टेंस, और लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब है लो एनर्जी। ठीक है, तो इसका अगर हम लो एनर्जी पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो फिर ये जो टर्म्स हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होंगी। ठीक है, और आप नोट करें कि अगर आप किसी भी डिस्टेंस पर हैं और वो डिस्टेंस लार्ज है तो अगर ये टर्म इंपॉर्टेंट, इनकी जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या होगी, ये जो टर्म होगी दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट देन दिस वन, और ये जो या इस तरह से इसलिए कह रहे हैं ये जो टर्म है दैट विल बी लेस इंपॉर्टेंट देन दिस वन, क्योंकि जो 1/s4 होगा दैट विल बी लेसर देन 1/s²। ठीक है, सो किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पर ये जो टर्म है दैट विल बी लेस इंपॉर्टेंट देन दिस वन। अच्छा, इससे अगली जो टर्म है जिसमें 1/s6 आएगा दैट विल बी लेस इंपॉर्टेंट देन दिस वन। ठीक है, तो इसको हम इसी तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो इंटरेक्शन टर्म जिसमें D4 या जिसमें D4 से ज़्यादा होगा दे विल बी सुप्रेस एट लॉन्ग डिस्टेंस। अच्छा, अब देखें कि वो इंटरेक्शन टर्म जिसमें D4 के इक्वल है, और वो इंटरेक्शन टर्म ये है। अच्छा, इस जनरल फॉर्मूले से भी आप देख सकते हो कि जब D4 होगा तो जो स्केलिंग फैक्टर है 1 होगा। ठीक है, इंटरेक्शन टर्म विद D इज इक्वल टू 4 आर स्केल इनवेरिएंट, इसमें कोई स्केल फैक्टर नहीं आता। तो अगर ये स्केल इनवेरिएंट है तो उसका ये जो टर्म है ये इक्वली सिग्निफिकेंट होगी एट ऑल स्केल, चाहे आप लो एनर्जी पर हो या हाई एनर्जी पर हो, ये जो इंटरेक्शन टर्म है ये इक्वली सिग्निफिकेंट होगी। अच्छा, वो इंटरेक्शन टर्म्स जिसमें D लेस देन 4 है, अच्छा इसमें इस केस में कोई इंटरेक्शन टर्म नहीं है जिसमें D लेस देन 4 है क्योंकि मैंने फाई क्यूब शामिल नहीं की हुई। ठीक है, चलें उसकी जगह हम फाई स्क्वायर को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब D4 होगा, D लेस देन 4 होगा, ठीक है, फर्ज कर लें D2 है, जैसे इस केस में D2 था, तो जो स्केलिंग फैक्टर होगा 2, और ये वजह क्या स्क्वायर यहाँ पर आया। अब इस केस में क्या होगा, अब जो स्केलिंग फैक्टर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है विद पॉजिटिव पावर, तो उसके लिए ऐसी जो टर्म्स है जिसमें फील्ड की डायमेंशन 4 से कम है दे विल बी मोर सिग्निफिकेंट एट लो एनर्जी। ठीक है, तो वो टर्म्स इंटरेक्शन टर्म जिसमें फील्ड की डायमेंशन 4 से ज़्यादा है दे विल बी सुप्रेस एट लो एनर्जी। वो टर्म्स जिसमें फील्ड की डायमेंशन 4 है दे आर इक्वली सिग्निफिकेंट एट ऑल एनर्जीज और एट ऑल स्केल्स। और वो इंटरेक्शन टर्म जिनमें फील्ड की डायमेंशन लेस देन 4 है दे विल बी मोर सिग्निफिकेंट एट लो एनर्जी। लो एनर्जी का मतलब है एट लार्ज लेंथ स्केल। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से हम ना एक पॉइंट नोट करते हैं, हम व्हाट वी हैव सीन हियर कि किसी भी टर्म की लैग्रांजियन के अंदर किसी भी इंटरेक्शन टर्म की सिग्निफिकेंस क्या होगी, यानी वो उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी एट एनी स्केल ऑफ लेंथ या एट एनी स्केल ऑफ एनर्जी, ये डिपेंड करता है कि उस इंटरेक्शन टर्म की डायमेंशन क्या है। वो इंटरेक्शन टर्म जिनकी में फील्ड की डायमेंशन 4 से ज़्यादा है दे विल बी सुप्रेस एट लो एनर्जी। वो इंटरेक्शन टर्म मतलब वो ज़ाहिर है ये ऐसी जो टर्म्स है जिसमें फील्ड की डायमेंशन ग्रेटर देन 4 है दे विल बी सुप्रेस एट लो एनर्जी, आई मीन दे विल बी रेलिवेंट और दे विल बी सिग्निफिकेंट ओनली एट हाई एनर्जी। और वो टर्म्स जो हैं जिसमें फील्ड की डायमेंशन 4 है दे विल बी इक्वली सिग्निफिकेंट एट लो एनर्जी एज वेल एज हाई एनर्जी। और वो टर्म जिसमें फील्ड की डायमेंशन 4 से कम है these term will be more significant at low energy and less significant at high energy। तो इसका मतलब है कि किसी भी इंटरेक्शन टर्म की सिग्निफिकेंस क्या है ये डिपेंड करता है कि उस इंटरेक्शन टर्म में फील्ड की डायमेंशन क्या है। अच्छा, इस रिजल्ट को हम कहते हैं पावर काउंटिंग। दिस रिजल्ट दैट डायमेंशन ऑफ एन इंटरेक्शन टर्म determine its significance at any scale of length or energy is called power counting। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पर मैं 3 तरह की जो टर्म्स हैं उनको डिफाइन करना चाहूँगा, क्योंकि इस इफेक्टिव फील्ड थ्योरी की जो लैंग्वेजेस हैं उसमें हम इन टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, हमने ये देखा कि वो इंटरेक्शन टर्म जिसमें फील्ड की टोटल डायमेंशन 4 से ज़्यादा होती है वो लो एनर्जी पर सुप्रेस होती है। तो ऐसी जितनी भी इंटरेक्शन टर्म्स होती हैं जिसमें फील्ड की डायमेंशन ग्रेटर देन 4 होती है उनको हम इररेलेवेंट इंटरेक्शन टर्म्स या इररेलेवेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक है, क्वांटम फील्ड थ्योरी के अंदर ये जो इंटरेक्शन टर्म्स हैं ये एज ए ऑपरेटर एक्ट करती हैं। तो ऐसे इंटरेक्शन ऑपरेटर्स जिसमें फील्ड की डायमेंशन 4 से ज़्यादा होती है उसको हम इररेलेवेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। And you can see irrelevant क्यों कहा जाता है, because these interaction operators are irrelevant or insignificant at low energy. अच्छा, अब वो इंटरेक्शन ऑपरेटर्स जिसमें फील्ड की डायमेंशन 4 होती है उसको मार्जिनल ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक है, और मार्जिनल इस सेंस में कि ये इक्वली सिग्निफिकेंट होते हैं चाहे आप लो एनर्जी पर हों या चाहे हाई एनर्जी पर हों। और ऐसे इंटरेक्शन ऑपरेटर जिसमें फील्ड की डायमेंशन लेस देन 4 होती है इसको हम रेलिवेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। जो रेलिवेंट ऑपरेटर्स होती हैं दे आर रेलिवेंट, मोर रेलिवेंट एट लो एनर्जी बट लेस रेलिवेंट एट हाई एनर्जी। तो ये जो क्लासिफिकेशन है रेलिवेंट, इररेलेवेंट एंड मार्जिनल ऑपरेटर्स का, ये लो एनर्जी के रिस्पेक्ट है कि लो एनर्जी पर ये ऑपरेटर्स इररेलेवेंट होते हैं तो इसलिए इनको इररेलेवेंट ऑपरेटर कहा जाता है। लो एनर्जी पर ये जो ऑपरेटर्स हैं ये रेलेवेंट होते हैं, इनकी कंट्रीब्यूशन बढ़ती है तो इसलिए इनको रेलेवेंट ऑपरेटर कह दिया जाता है। और जो ये वाले जो ऑपरेटर्स हैं जिसमें फील्ड की टोटल डायमेंशन 4 होती है उनको हम मार्जिनल ऑपरेटर्स कहते हैं, दे आर इक्वली रेलेवेंट। अच्छा, इससे आपको एक सवाल का तो जवाब मिल गया, वो ये कि यू मे हैव इन्फिनिट टर्म्स इन द लैग्रांजियन, लेकिन उनमें से लो एनर्जी पर वो जो टर्म्स हैं जिनमें फील्ड की टोटल डायमेंशन 4 से ज़्यादा है उनकी जो कंट्रीब्यूशन होगी वो सप्रेस्ड होगी। ठीक है, सो अगर हम लो एनर्जी पर कोई कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो ऐसे फील्ड ऑपरेटर को हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यू मे राइट देम इन द लैग्रांजियन बट यू डोंट हैव टू यूज़ देम। जो हाई डायमेंशनल ऑपरेटर्स हैं इनकी ज़रूरत हमें उस वक्त पड़ेगी जब हम किसी भी प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए हाई एनर्जी पर जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी इसमें बहुत सी और भी चीज़ें हैं जो इससे निकलेंगी। अभी तो बस हमने सिर्फ ये देखा कि इन शॉर्ट कि जो इंटरेक्शन ऑपरेटर है उसकी डायमेंशन ये फिक्स करती है कि उसकी सिग्निफिकेंस या रेलिवेंस कितनी होगी। दिस इज कॉल्ड द पावर काउंटिंग। अच्छा, अब आप नोट करते हैं कि देखिए जो हमने ऊपर एनालिसिस किया है ये हमें ये तो बताता है कि किसी भी स्पेसिफिक स्केल ऑफ लेंथ पर कौन सी टर्म जो है वो मोर इम्पॉर्टेंट होगी और कौन सी टर्म्स जो है वो लेस इम्पॉर्टेंट होंगी। ठीक है, लेकिन ये हमारा जो जो एनालिसिस है उसमें इस सवाल का जवाब नहीं देता कि किसी भी स्केल ऑफ एनर्जी पर हमें एग्जैक्टली कितनी टर्म्स रिक्वायर्ड होंगी टू कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ अ प्रोसेस एट अ स्पेसिफिक स्केल ऑफ एनर्जी एंड अ स्पेसिफिक एक्यूरेसी। ये मैं दोबारा से इसको पढ़ता हूँ। However, the above analysis does not tell us that how many interaction terms are required to calculate the scattering amplitude of a process at specific scale of energy with a specific accuracy। ठीक है, यानी अगर हम किसी प्रोसेस का स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं तो ज़ाहिर वो हम किसी स्पेसिफिक एनर्जी पर कैलकुलेट कर रहे होंगे, और जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो कैलकुलेशंस जब करते हैं तो हमारे सामने ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है कि हमें आंसर किस हद तक एक्यूरेट चाहिए। स्पेशली जब हम परटर्बेशन थ्योरी यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि हम अपनी जो इन्फिनिट सीरीज को ट्रंकेट कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि हम जो आंसर है उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं with a specified precision or with a specified accuracy. We are never calculating anything with infinite precision or with infinite accuracy। और ये ना ही कभी फिजिक्स में ऐसा किया जा सकता है, आपके पास एग्जैक्ट फॉर्मूला भी मौजूद क्यों ना हो, यू कैन नॉट कैलकुलेट समथिंग विद इन्फिनिट एक्यूरेसी। तो फिजिक्स के अंदर जब भी कोई कैलकुलेशंस की जाती हैं तो वी जस्ट वांट टू कैलकुलेट द आंसर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विद अ सर्टेन एक्यूरेसी। वो एक्यूरेसी जितनी मर्जी हो सकती है, बहुत हाई भी हो सकती है, बहुत लो भी हो सकती है, लेकिन उसकी एक फाइनाइट एक्यूरेसी होगी। तो सवाल ये है कि अगर हम किसी स्पेसिफिक प्रोसेस का स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं एट अ स्पेसिफिक स्केल ऑफ एनर्जी विद अ स्पेसिफिक एक्यूरेसी तो हमें कितनी टर्म्स इसमें से रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है,
जो हमारा जो प्रीवियस एनालिसिस है वो सवाल का जवाब नहीं देता, बस वो इस सवाल का जवाब देता है कि अगर हम लो एनर्जी पर हैं तो इनमें से ये वाली जो टर्म होगी दैट विल बी लेस इंपॉर्टेंट देन दिस वन, और उससे अगली वाली जो टर्म होगी दैट विल बी लेस इंपॉर्टेंट देन दिस वन। लेकिन ज़ाहिर है हमारा एनालिसिस ये नहीं बताता कि हमें एग्जैक्टली कितनी टर्म्स रिक्वायर्ड होंगी टू फाइंड द आंसर ऑफ अ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एट अ स्पेसिफिक स्केल विद अ स्पेसिफिक एक्यूरेसी। तो अब एक्चुअली हम अपनी जो स्टेटमेंट है उसको क्वांटिफाई कर रहे हैं कि अगर हमें ऑब्जर्वेबल को यानी कि स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को इस एक्यूरेसी तक कैलकुलेट करना है इस एनर्जी पर, तो हमें कितनी टर्म्स रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, ज़ाहिर हमें सारी रिक्वायर्ड नहीं होंगी क्योंकि अगर हम लो एनर्जी पर हैं तो जो हायर टर्म्स हैं वो लेस और लेस इंपॉर्टेंट होती जाएंगी, और अगर हम एक खास प्रिसीजन तक आंसर चाहते हैं तो फिर हमें सबकी ज़रूरत नहीं होगी, और सवाल यह है कि हमें कितनों की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम वही जो क्वेश्चन है ऊपर वाला उसको हम क्वांटिफाई कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो सवाल है ये दिस इज द क्वेश्चन दैट हाउ मैनी इंटरेक्शन टर्म्स आर रिक्वायर्ड to calculate the scattering amplitude of any scattering amplitude of a process at any specific scale of energy with a specified accuracy। इस सवाल का जवाब हम दे सकते हैं। ठीक है, और कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस किए बगैर ही हम सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस करते हुए इस सवाल का जवाब हम दे सकते हैं। वो कैसे? In order to answer above question, we re-express above Lagrangian in terms of dimensionless coupling constant। तो सबसे सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि ये जो ऊपर हमने Lagrangian लिखा था दिस वन, इसको हम री एक्सप्रेस करते हैं। अभी एक स्टूडेंट ने सवाल किया था कि जिसके जवाब में मैंने बताया था कि ये लैम्डा जो है ये तो डायमेंशनलेस है, लेकिन ये जो कपलिंग कांस्टेंट है टाउ ये डायमेंशनलेस नहीं है, और इस तरह से जो सिग्मा है ये भी डायमेंशनलेस नहीं है। इसकी जो डायमेंशन है वो -2 है, इसकी डायमेंशन -4 है, और इससे अगली जो इंटरेक्शन टर्म है अगर वो फाई 10 है तो उसमें जो कपलिंग कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन -6 होगी। तो ये जो कपलिंग कांस्टेंट है ये डायमेंशनलेस नहीं है। अच्छा, परटर्बेटिव कैलकुलेशंस करने के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो कपलिंग कांस्टेंट है वो डायमेंशनलेस हो, इसलिए कि हम जो परटर्बेटिव कैलकुलेशंस के अंदर हम जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करते हैं थ्रू पावर सीरीज, और पावर सीरीज में हमारा जो एक्सपेंशन पैरामीटर है वो कपलिंग कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब कपलिंग कांस्टेंट की जो डिफरेंट पावर्स हैं वो अपीयर होंगी, तो इसलिए हम चाहेंगे कि जो कपलिंग कांस्टेंट है वो हमारा डायमेंशनलेस हो। तो इससे हम जो टर्म्स हैं उनको आसानी से हायर ऑर्डर टर्म्स को इग्नोर कर सकते हैं अगर कपलिंग डायमेंशनलेस है। तो ये हम क्या करते हैं कि हम ये जो दो कपलिंग कांस्टेंट है, सॉरी, इसको हम री एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ डायमेंशनलेस कपलिंग कांस्टेंट। तो आप देखें कि उस लेग्रांजियन को हम कैसे लिख रहे हैं कि जो टाउ है उसको मैंने रिप्लेस कर दिया है C2 लैम्डा स्क्वायर से, और जो सिग्मा था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया C4 लैम्डा 4 से। अच्छा, इसमें C2 और C4 जो हैं ये डायमेंशनलेस कपलिंग कांस्टेंट है, और जो लैम्डा है ये एक आर्बिट्रेरी एनर्जी पैरामीटर है। ठीक है, तो आप देखें कि मैंने टाउ को पुट कर दिया C2 ओवर लैम्डा स्क्वायर, आई कैन डू इट बिकॉज इससे जो टाउ है उसकी डायमेंशन करेक्ट आएगी, और इसी तरह से जो सिग्मा है इसको मैंने C4 लैम्डा 4 पुट कर दिया है, वंस अगेन आई कैन डू इट, इससे जो उसकी जो डायमेंशन है वो करेक्ट आएगी। ठीक है, सो वी आर नो एक्सप्रेसिंग these interaction terms in terms of dimensionless coupling constant। जो dimension है that is defined by, यानी coupling constant की जो dimension है that is defined by lambda square and lambda 4। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये कि जो lambda हमने arbitrary energy parameter इंट्रोड्यूस किया है, हमें इसकी वैल्यू इस वक्त इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको ये इम्पॉर्टेंट है कि इसका यूनिट क्या है, और इसका यूनिट है एनर्जी का यूनिट है, ताकि जो कपलिंग कांस्टेंट है उसकी करेक्ट डायमेंशन प्रोड्यूस हो सके। अच्छा, अब ज़ाहिर है इससे हमारे जेहन में सवाल आ रहा होगा कि ये जो पैरामीटर है इसकी वैल्यू तो कोई भी ली जा सकती है। यस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे तो C2 और C4 की जो वैल्यू है वो रीएडजस्ट करेगी। ठीक है, यानी एक तरह से C2 और C4 की जो वैल्यू है वो एक तरह से लैम्डा पर डिपेंड करेगी। लेकिन सवाल ये है कि इसकी जो वैल्यू है उसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, इसका जवाब हम बाद में देंगे। ठीक है, अभी
हेलो जी, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? यस सर। ये मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी, कितनी देर पहले डिस्कनेक्ट हुई थी? अभी हुई है सर, थोड़ी देर पहले, 2 मिनट अच्छा, पहले। ओके ओके। आपको मैंने कहा मुझे फ़ौरन बताया करें, ये तो मैं आज एहतियातन साथ साथ चेक कर रहा हूँ, तो फिर मुझे पता चल गया, क्योंकि मैंने ना स्क्रीन शेयर की होती है, तो इसलिए मेरी स्क्रीन पर वो आ ही नहीं रहा होता, ये वाला जो आइकॉन है ना। तो ज़रा प्लीज़ मुझे बता दें कि मैं किस जगह पर था। मैंने ये बात कर ली थी कि हम इसको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ डायमेंशनलेस कपलिंग कांस्टेंट। जी सर, बता दिए थे यार। जी सही है। तो जो C2 और C4 जो है वो डायमेंशनलेस कपलिंग कांस्टेंट है, और लैम्डा और की वैल्यू जो है, लैम्डा जो है वो एक आर्बिट्रेरी एनर्जी पैरामीटर है। अब इसकी वैल्यू इस वक्त क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और आपके जहन में ज़ाहिर सवाल आ रहा होगा कि ये जो पैरामीटर है, इसकी जो एनर्जी की वैल्यू, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये भी हम थोड़ी देर में बताएंगे कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। अभी आप सिर्फ इसको आप एक आर्बिट्रेरी एनर्जी पैरामीटर कंसिडर करें, जो टाउ और सिग्मा की जो सर डायमेंशन है। जी सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओ सॉरी सॉरी, वो मैं रिकनेक्ट हुआ ना, तो फिर वो उसके बाद स्क्रीन शेयर नहीं हुई, सॉरी। जी, अब आप देख सकते हैं स्क्रीन? यस सर। तो मैं बात कर रहा था कि पहला स्टेप तो हमने ये किया कि हमने जो कपलिंग कांस्टेंट थे टाउ और सिग्मा, जो कि डायमेंशनलेस नहीं थे, उनको एक्सप्रेस किया इन टर्म ऑफ डायमेंशनलेस कपलिंग कांस्टेंट। और जब हमने ऐसे किया तो एक एनर्जी पैरामीटर अपीयर हुआ। इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी सिर्फ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी पैरामीटर है, तो वी जस्ट कॉल इट एन आर्बिट्रेरी एनर्जी पैरामीटर। इसकी वैल्यू की क्या सिग्निफिकेंस है ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। अच्छा, अब हम वी कैन कैलकुलेट द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड ऑफ अ स्कैटरिंग प्रोसेस एट एनर्जी स्केल E, ठीक है। तो सपोज करें कि एक स्कैटरिंग प्रोसेस है और हम उस प्रोसेस का स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो स्कैटरिंग प्रोसेस क्या है, अगर हमें प्रोसेस ना भी पता हो तो तब भी हम ये जो आर्ग्यूमेंट देने जा रहे हैं वो दे सकते हैं। और हमें सिर्फ ये पता है कि जो स्कैटरिंग प्रोसेस जिसका हमें एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है, वो जिस स्केल पर अकर करता है वो एनर्जी स्केल है E। अच्छा, ये जो एनर्जी स्केल है E, ये क्या चीज़ है? ज़ाहिर इसका लैम्डा से कोई ताल्लुक नहीं है, इट्स इंटायरली डिफरेंट एनर्जी। देखिए, जब हम स्कैटरिंग प्रोसेस करते हैं तो उसमें हमारे पास दो इनिशियल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। एक इंसिडेंट और एक टारगेट, हम इनको इनकमिंग पार्टिकल कहते हैं। अच्छा, अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हैं तो इन दोनों की एनर्जी जो है, इंसिडेंट और टारगेट पार्टिकल की या इनकमिंग पार्टिकल की एनर्जी सेम होती है। ये जो एनर्जी है जिस पर हम इंसिडेंट और टारगेट पार्टिकल को एक दूसरे पर फायर करते हैं, ये एनर्जी हमारा जो प्रोसेस है उसके एनर्जी स्केल को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। दिस एनर्जी इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एनर्जी अगर कम होगी, फॉर एग्जांपल अगर ये जो टोटल, इसको हम टोटल सेंटर ऑफ मास एनर्जी भी कहते हैं, अगर ये जो एनर्जी है टोटल सेंटर ऑफ मास एनर्जी, फर्स्ट करें ये 40 जैव है, तो आप W प्लस माइनस या Z बोसॉन्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो जो स्कैटरिंग प्रोसेस है जिसका हम एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, उस प्रोसेस का भी एक एनर्जी स्केल है, यानी किस एनर्जी पर हम वो प्रोसेस कॉज कर रहे हैं। अच्छा, अब हम फर्दर ये भी अस्यूम करते हैं कि 5, 6, 5, 8 ये जो इंटरेक्शन टर्म्स हैं ये हमें रिक्वायर्ड हैं इस एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए। वैसे हमें 5, 4 भी रिक्वायर्ड हो सकती है, लेकिन 5, 4 पोस्ट करते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, हम इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर ये इसको भी शामिल कर लिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो मैं बता दूंगा आपको आगे जाकर कि 5, 4 का इफेक्ट कहाँ पर होगा। तो अभी हम ये सपोज करेंगे एटलीस्ट कि 5, 6, 5, 8 ये सारी जो इंटरेक्शन टर्म है ये इंपॉर्टेंट है टू कैलकुलेट द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड ऑफ दिस प्रोसेस। अच्छा, अब हम आते हैं अगले स्टेप की तरफ। देखिए, पर्टर्बेशन थ्योरी के अंदर जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है उसको हम किस तरह से प्रोड्यूस लिखते हैं, वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पावर सीरीज इन कपलिंग कांस्टेंट, ठीक है। ये वही बात है जो मैंने पहले भी आपको बताई थी कि जब हम पर्टर्बेशन थ्योरी में स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करते हैं तो जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होता है वो पावर सीरीज होती है, पावर सीरीज होती है। और उसमें एक्सपेंशन पैरामीटर क्या होता है? कपलिंग कांस्टेंट। यानी हमारे पास एक टर्म होती है जिसको हम जीरो ऑर्डर टर्म कहते हैं, इसमें कपलिंग कांस्टेंट की पावर 0 होती है। फिर फर्स्ट ऑर्डर टर्म होती है, इसमें कपलिंग कांस्टेंट की पावर 1 होती है। फिर सेकंड ऑर्डर टर्म होती है, उसमें कपलिंग कांस्टेंट की पावर 2 होती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो अब देखेंगे इसका
जब हम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड किसी भी प्रोसेस का स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, तो जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होगा वो एनर्जी का फंक्शन होगा, ठीक है, जिस एनर्जी पर हम प्रोसेस जो वो कॉज कर रहे हैं। तो जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड हम कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ ई। अच्छा, इसको जब मैं परटर्बेशन थ्योरी अप्लाई करूंगा तो हमारे पास जो आंसर होगा वो पावर सीरीज की शक्ल में होगा। अब इस पावर सीरीज को समझें। अब जब हम इस कपलिंग कांस्टेंट को यूज करें, इस इंटरेक्शन को यूज करेंगे 5-6 इंटरेक्शन, तो जो एम्पलीट्यूड को जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो जो पावर सीरीज होगी उसमें एक्सपेंशन पैरामीटर ये कपलिंग कांस्टेंट होगा, यानी C2/λ²। तो हमारे पास पहली टर्म होगी जिसमें C2/λ² की पावर 0 होगी, तो इसलिए इसमें C2/λ² नहीं आ रहा। जो कुछ भी आ रहा है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय A0 एंड दैट विल बी सम फंक्शन ऑफ E। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है उसमें C2/λ² की पावर 1 है, और जो रिमेनिंग फैक्टर है उसको हम A1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उससे अगली जो टर्म है उसमें C2/λ² की पावर 2 है, और रिमेनिंग फैक्टर को हम A2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड सो ऑन। पहले यहाँ तक इसको देखें। तो देखें, अगर आप इस एक्सप्रेशन को यहाँ तक देखें, ठीक है, आगे क्या है वो मैं बाद में बताता हूँ। तो ये एक पावर सीरीज है, पावर सीरीज इन दिस कपलिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड हम परटर्बेटिव कैलकुलेशंस के अंदर जब कैलकुलेट करते हैं तो हम पावर सीरीज की शक्ल में आंसर निकालते हैं। अच्छा, अब ज़ाहिर है जब मैं इस प्रोसेस के एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट करूंगा तो सिर्फ ना ये इंटरेक्शन टर्म बल्कि ये इंटरेक्शन टर्म भी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो इसका मतलब एक और पावर सीरीज भी होगी। वो पावर सीरीज जो होगी वो इस कपलिंग कांस्टेंट से जनरेट होगी। अब वो पावर सीरीज कौन सी होगी? अच्छा, वो जो पावर सीरीज है उसमें भी एक जीरो ऑर्डर टर्म होगी, अच्छा, जिसको मुझे B0 से रिप्रेजेंट करना चाहिए था। आप नोट करें कि मैंने B0 यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, जो B0 है उसको मैंने A0 के अंदर ही ऐड कर दिया हुआ है। तो आप चाहो तो B0 लहदा से लिख सकते हो, लेकिन एट द एंड उसको मैंने A0 के अंदर ही कंबाइन कर देना है, तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। तो अब मैं वो टर्म लिखूंगा जो कपलिंग कांस्टेंट में फर्स्ट ऑर्डर होगी, फिर वो टर्म जो इस कपलिंग कांस्टेंट में सेकंड ऑर्डर होगी, एंड सो ऑन। अच्छा, फिर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इससे आगे भी ये चलता रहेगा। अब इससे आगे भी एक इंटरेक्शन होगी 510, उसका कपलिंग कांस्टेंट होगा C6/λ6, तो उसकी भी एक पावर सीरीज जनरेट होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, क्योंकि हम सपोज कर रहे हैं कि ये सारी इंटरेक्शन टर्म्स हैं वो मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब फर्ज करें कि यहाँ तो मैंने सपोज किया हुआ ना कि लैम्डा वाली जो इंटरेक्शन है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, लेकिन अगर ये भी कंट्रीब्यूट कर रही होती तो इसकी कंट्रीब्यूशन सिर्फ इस टर्म के अंदर आनी थी, यानी इस टर्म के अंदर इटसेल्फ एक पावर सीरीज होनी थी। तो वो सारा कुछ हमने इसके A0 के अंदर ही लिखा हुआ है। ज़ाहिर है इस इंटरेक्शन टर्म से ऐसी कोई टर्म नहीं आएगी जिसमें लैम्डा होगा, तो ये जो टर्म्स हैं ये सेपरेट होंगी, और इसकी जो पावर सीरीज होगी वो A0 के अंदर कंट्रीब्यूट करेगी। अच्छा, अब हम एक इंपॉर्टेंट स्टेप करते हैं, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। वो स्टेप ये है कि ऊपर हमने ये जो एम्पलीट्यूड लिखा है इसमें से हम A0 को कॉमन ले लेते हैं थ्रू आउट दिस सीरीज। ये एक सीरीज नहीं है, कई सीरीज हैं। एक सीरीज ए है, फिर एक सीरीज है, फिर एक सीरीज है, एंड सो ऑन। ये डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितनी इंटरेक्शन टर्म्स हैं। तो हम इसमें से A0 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, राइट साइड से। अच्छा, जब मैं A0 कॉमन लूंगा तो पहली टर्म क्या आएगी? 1, बिकॉज आई हैव टेकन A0 कॉमन। अच्छा, जब अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि ये जो अगली टर्म है दिस वन, इसमें से जब मैं A0 कॉमन लूंगा तो क्या आंसर आएगा, ठीक है। अब इसको जरा समझे जरा कि जब इसमें से मैं A0 को कॉमन लूंगा तो ज़रा आप कहेंगे कि इसका आंसर आएगा सेम एज इट इज A1/A0, लेकिन इसको हम एक खास तरीके से लिखेंगे डायमेंशन एनालिसिस को करते हुए। देखिए, ऑब्वियसली जब मैं A0 कॉमन लूंगा तो C2 तो एज इट इज रहेगा ना, ठीक है, बिकॉज C2 हैज नथिंग टू डू विद A0। अच्छा, इसी तरह से जो लैम्डा स्क्वायर है वो भी एज इट इज रहेगा, ठीक है, C2 और लैम्डा स्क्वायर इसमें एज इट इज रहेगा। अच्छा, अब जब मैं कॉमन लूंगा A0 तो जो एडिशनल फैक्टर होगा वो होगा A1/A0, ठीक है। तो जो A1/A0 है वो हमारे पास एक एडिशनल फैक्टर के तौर पर आएगा जो C0/λ² के इक्वल होगा। अच्छा, अब हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे कि A1/A0 किसके इक्वल होगा डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हुए। देखिए, ये जो भी टर्म है सेकंड टर्म, इसको पहली टर्म के साथ कंपेयर करें। जो पहली टर्म है वो 1 है, ठीक है।
और ज़ाहिर है 1 कैसे आया था कि a नॉट e में से मैंने a नॉट e को कॉमन लिया तो 1 आया। अब 1 ज़ाहिर है डायमेंशनलेस है, ठीक है। तो अगर ये डायमेंशनलेस है तो जो सेकंड टर्म इसके अंदर ऐड हो रही है ये भी डायमेंशनलेस होनी चाहिए। अच्छा, अब ये डायमेंशनलेस कैसे होगी? C2 डायमेंशनलेस है लैम्डा स्क्वायर की डायमेंशन डिनोमिनेटर में 2 है। अच्छा, अगर लैम्डा स्क्वायर की डायमेंशन 2 है डिनोमिनेटर के अंदर तो इसके साथ जो फैक्टर आ रहा है a1 ओवर a0 उसकी डायमेंशन क्या होगी न्यूमिनेटर के अंदर 2, ताकि ये सारी की सारी टर्म डायमेंशनलेस हो सके। इसका मतलब है a1 ओवर a0 किसके इक्वल है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि इसकी जो डायमेंशन है वो 2 होगी। अच्छा, हमें ये भी पता है कि a1 और a0 e का फंक्शन है, ठीक है। तो अगर ये e का फंक्शन है और इसकी डायमेंशन 2 है तो फिर इसको हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं बाय ई स्क्वायर, क्योंकि ये e का फंक्शन है और इसकी डायमेंशन भी 2 है तो इसका मतलब है इट विल बी प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। तो इसलिए मैं इसको ई स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो इसका मतलब है कि जब मैं यहाँ से a नॉट को कॉमन लूँगा तो हमारे पास सी टी ई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर आएगा। नो व्हाट वुड हैपन इन द नेक्स्ट टर्म? यहाँ से जब मैं a नॉट कॉमन लूँगा तो यहाँ पर सवाल ये है कि a2 ओवर a1 किसके इक्वल होगा? सॉरी, a2 ओवर a2 ओवर a0 किसके इक्वल होगा? इसको हम किस तरह से अप्रॉक्सीमेट करेंगे डिमेंशनल एनालिसिस को करते हुए। सो लुक एट दिस टर्म, यहाँ से जब मैं a0 को कॉमन लूँगा तो c2 स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, लैम्डा स्क्वायर 2 यानी लैम्डा 4 ये भी एज इट इज़ रहेगा, और साथ आएगा a ओवर a0। अच्छा, क्योंकि इस सारे टर्म को डायमेंशनलेस होना है तो इसका मतलब है a2 ओवर a0 की जो डायमेंशन है वो 4 होनी चाहिए, यानी ये फंक्शन है e का लेकिन इसकी डायमेंशन 4 होनी चाहिए। सो दैट मीन इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू e4। तो इस तरह से यहाँ पर e4 आ जाएगा। अच्छा, इससे अगली जो टर्म है जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी हुई जिसमें c2 ओवर लैम्डा 4 स्क्वायर की पावर 3 होगी वो ये टर्म जनरेट करेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हुए इस टर्म को भी लिख सकते हैं। इसमें c4 लैम्डा 4 एज इट इज़ आएगा। डायमेंशनल एनालिसिस टेल अस कि जब मैं a0 कॉमन लूँगा तो बाकी जो यहाँ पर जो फैक्टर बचेगा वो e4 होगा ताकि इसकी डायमेंशनलेस हो सके। इसमें आएगा c4 स्क्वायर लैम्डा 8, और जब मैं a0 कॉमन लूँगा तो इसका डायमेंशनलेस होना इम्प्लाई करता है कि ये जो रिमेनिंग फैक्टर होगा यानी b2 ओवर a0 ये e8 के इक्वल होगा। इससे अगली भी एक टर्म होगी जिसमें c4 लैम्डा 4 पावर 3 होगी, जिसमें लैम्डा की पावर 12 आएगी, c4 की पावर 3 आएगी और साथ जो e पावर 12 आएगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, अब मैं इस टर्म्स को रीअरेंज करता हूँ, ठीक है। रीअरेंज इस तरह से करते हैं कि जिनमें e स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर है उनको इकट्ठा करते हैं, जिनमें e4 लैम्डा 4 है उनको इकट्ठा करते हैं, जिनमें e6 लैम्डा 6 है उनको इकट्ठा कर देते हैं। देखिए, ई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर की सिर्फ ये टर्म है जो c2 से आ रही है। अच्छा, e4 लैम्डा 4 c2 से भी आ रही है, c4 से भी आ रही है, यानी दोनों इंटरेक्शंस कंट्रीब्यूट कर रही हैं, 5-6 वाली भी और 5-8 वाली भी। अच्छा, e6 ये अकेली है, लेकिन जो ये वाली जो इंटरेक्शन है e8 ओवर लैम्डा 8 जिसमें आ रहा है ये हमें यहाँ से भी मिलेगी, वो पावर 4 से मिलेगी जो नहीं लिखी हुई। तो इस तरह से जब मैं इसको रीअरेंज करूँगा तो मेरे पास आएगा 1 प्लस c2 ई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर, फिर ये वाली टर्म e4 लैम्डा 4 e4 लैम्डा 4 इनको इकट्ठा कर दिया, फिर e6 लैम्डा 6 और फिर e8 लैम्डा 8 जो यहाँ से आएगी c2 पावर 4 से, और फिर एक यहाँ से आएगी, एंड सो ऑन, और आगे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये एम्पलीट्यूड हमारे पास आएगा। नो दिस हैज़ सम इंटरेस्टिंग इम्प्लीकेशन। पहली बात तो ये देखें कि ये अब हम जो सीरीज़ लिख रहे हैं फाइनली ये भी एक पावर सीरीज़ है, लेकिन इसमें एक्सपेंशन पैरामीटर क्या है? आप नोट करें कि अब इसमें जो एक्सपेंशन पैरामीटर है वो कपलिंग कांस्टेंट नहीं है, इसमें एक्सपेंशन पैरामीटर है ई ओवर लैम्डा, यानी हम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट कर रहे हैं इन द पावर सीरीज ऑफ ई ओवर लैम्डा। आप देखें ना, ई ओवर लैम्डा स्क्वायर, ई ओवर लैम्डा 4, ई ओवर लैम्डा 6, ई ओवर लैम्डा 8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इट कैन ऑलवेज बी डन कि जब भी हम ये इंटरेक्शन टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे लैग्रांजियन के अंदर जिसमें डायमेंशन ऐसी इंटरेक्शन टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे जिसमें फील्ड की डायमेंशन 4 या 4 से ज़्यादा है,
तो उसमें जो कपलिंग कांस्टेंट है वो डायमेंशनलेस नहीं होंगे। तो इस तरह से एक स्केल पैरामीटर अपीयर होगा जब हम उसको डिफाइन करेंगे इन टर्म ऑफ डायमेंशनलेस कपलिंग कांस्टेंट। तो we can always write our scattering amplitude in such a way that the expansion parameter is E over lambda. That is very crucial कि जब स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को हम इस तरह से लिख रहे हैं कि जो एक्सपेंशन पैरामीटर है वो कपलिंग कांस्टेंट नहीं बल्कि E over lambda हो, ठीक है। तो ये एक पावर सीरीज है E over lambda के अंदर फाइनली। Although we started with the power series in the coupling, but we rearranged the terms in such a way that it becomes the power series in E over lambda. अच्छा, अब ये जो पॉइंट है ये क्रूशल पॉइंट है। अब इससे कई चीज़ें इम्प्लाइड होती हैं और इससे हमें उस सवाल का जवाब भी मिलेगा। अच्छा, उस सवाल का जवाब मैं बाद में देता हूँ, पहले हम ये देखते हैं कि ये लैम्डा पैरामीटर जो था, ठीक है, जिसके बारे में मैंने कहा था कि एक आर्बिट्रेरी पैरामीटर है, हम फौरी तौर पर ये बता सकते हैं कि इस पैरामीटर की सिग्निफिकेंस क्या होगी, ठीक है, व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ दिस पैरामीटर। आप नोट करें कि अगर मैं ई जो है वो ग्रेटर देन लैम्डा लेता हूँ, ठीक है, जिस स्केल पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं दैट इज ग्रेटर देन दी एनर्जी लैम्डा, व्हाट वुड हैपन, ये जो सीरीज है ये ब्रेक डाउन कर जाएगी, क्योंकि अगर ई लैम्डा से बड़ा है तो ई ओवर लैम्डा ग्रेटर देन 1 होगा और ये सीरीज जो है वो कन्वर्ज नहीं करेगी, डाइवर्ज करेगी, यानी एम्पलीट्यूड जो है वो इन्फिनिट आएगा, ठीक है। नो दिस इज समथिंग विच इज अनएक्सपेक्टेड, बट लेकिन इससे हमें एक नतीजा अखज़ करती है, वो ये है कि इससे हमें पता चलता है कि लैम्डा वो एनर्जी स्केल है जिस पर हमारी क्वांटम फील्ड थ्योरी जो है वो ब्रेक डाउन कर जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस लैग्रांजियन को मैं यूज़ कर सकता हूँ टू कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड्स एट एनर्जी स्केल लेस देन लैम्डा, ठीक है। अगर मेरी जो एनर्जी होगी वो लैम्डा से ज़्यादा होगी, then this Lagrangian will no more be applicable. तो एक तरह से ये एक effective Lagrangian है जो कि applicable है एक certain scale of energy तक, और वो scale of energy क्या है जहाँ तक ये applicable है, that is defined by the parameter lambda. So lambda is the parameter where the theory fails. Okay, so this is an interesting implication कि जब भी हम high dimensional operator introduce करेंगे Lagrangian के अंदर, तो high dimensional operator के अंदर जो कपलिंग्स होंगी वो डायमेंशन लेस नहीं होंगी, तो उनको जब मैं एक्सप्रेस करूंगा इन टर्म ऑफ डायमेंशन लेस पैरामीटर, तो एक स्केल पैरामीटर अपीयर होगा लैम्डा, और ये स्केल पैरामीटर डिफाइन करता है कि किस जगह पर ये जो थ्योरी है ये ब्रेक डाउन करती है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरी तरफ। अब ई तो हम ज़ाहिर है ग्रेटर देन लैम्डा पुट नहीं कर सकते, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जब ई ग्रेटर देन लैम्डा होगा तो थ्योरी जो वो ब्रेक डाउन कर जाएगी। तो इसका हमें एनर्जी जो है थ्योरी को अप्लाई करने के लिए जो एनर्जी स्केल होगा वो लैम्डा से कम हो लेना पड़ेगा। थ्योरी विल बी एप्लीकेबल एट एनर्जी लेस देन लैम्डा। अच्छा, जब ई लेस देन लैम्डा होगा तो फिर क्या होगा? तो इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड ज़ाहिर है फॉर ई लेस देन लैम्डा विद एक्यूरेसी ई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। हम चाहते हैं कि उसकी जो एक्यूरेसी हो वो ई ओवर लैम्डा स्क्वायर के ऑर्डर की हो। आप देखें, फर्ज कर लें ई जो है वो से लैम्डा जो है वो 100 जेव है और ई 1 जेव है, तो ई ओवर लैम्डा क्या होगा? 0.01 जेव, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर स्क्वायर है, तो जब मैं स्क्वायर लूँगा तो आएगा 0.001 जेव। अच्छा, अब ई 4 ओवर लैम्डा 4 क्या होगा? 0.00001 जेव, ठीक है। तो ये और स्मॉल होगा। तो लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम हमारा जो आंसर है वो एक्यूरेट हो अप टू द एक्यूरेसी ई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। अब ई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर का मतलब है, अगर ई, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर ई 1 जेव है, लैम्डा 100 जेव है, तो ई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर 0.001 जेव होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा आंसर जो है एक्यूरेट हो आप विद एक्यूरेसी 0.001 जेव, यानी आप एक्यूरेट अप टू ई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर, देन यू डोंट नीड दीज टर्म्स, ठीक है। आप देखें, अगर आपकी एक्यूरेसी 0.001 जेव है, देन यू डोंट नीड अ टर्म जिस टर्म से जो कंट्रीब्यूशन आ रही है वो 0.00001 ऑर्डर की है, ठीक है, एंड सो ऑन। इनका ऑर्डर तो और ज़्यादा कम है। तो इसका अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो आंसर है उसकी एक्यूरेसी ई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर हो, तो ये जो टर्म्स हैं एम्पलीट्यूड के अंदर, इनको इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग
that if we want to calculate the scattering amplitude with accuracy e square over lambda square, then we don't need phi 8 operator. अब ये कैसे आया कि देखें, जब मैं इन टर्म्स को इग्नोर कर दूंगा तो सिर्फ ये टर्म बचेगी. अब इस टर्म में कौन सा कपलिंग कांस्टेंट है? C2, और C2 कपलिंग कांस्टेंट किस ऑपरेटर का है? phi 6 का. जबकि phi 8 ऑपरेटर का जो कपलिंग कांस्टेंट है C4, वो तो इस टर्म के अंदर आता है जिसको हम इग्नोर कर चुके हैं. इसका मतलब अगर हम अपने स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट करना चाहते हैं विद एन एक्यूरेसी ई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर, तो हमें phi 8 की जरूरत ही नहीं है. ऑलराइट. अच्छा, अब अगर फर्ज करें कि हम अपने आंसर को एक्यूरेटली कैलकुलेट करना चाहते हैं विद एन एक्यूरेसी E4 ओवर लैम्डा 4, ठीक है, तो इसका मतलब अब हमें इस टर्म को भी इंक्लूड करना होगा. इस टर्म को इंक्लूड करने का मतलब है कि हमें C2 बल्कि साथ साथ C4 को भी इंक्लूड करना होगा. ठीक है, लेकिन इससे अगली जो इंटरेक्शन है जिसमें कपलिंग कांस्टेंट C6 होगा, उसकी हमें जरूरत नहीं है. तो अब आप देखें, हम प्रिसाइसली इस सवाल का जवाब दे रहे हैं. तो कि अगर हमें स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड किसी खास एक्यूरेसी तक कैलकुलेट करना है, तो हमें जो कौन कौन सी इंटरेक्शंस हैं वो चाहिए. ठीक है, अगर हम हमारी जो एक्यूरेसी है वो ई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर है, देन वी नीड ये वाली जो इंटरेक्शन इसमें 1 ओवर लैम्डा 4 आ रहा है, वी डोंट नीड इट. अगर हमारी एक्यूरेसी E4 ओवर लैम्डा 4 है तो फिर हमें इनकी ज़रूरत है. लेकिन इससे अगली जो इंटरेक्शन है जिसमें 1 ओवर लैम्डा 8 आ रहा है, 1 ओवर लैम्डा 6 आ रहा है, उसकी ज़रूरत नहीं है. तो हम प्रिसाइसली बता सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी एनर्जी स्केल क्या है, जिस स्केल पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यानी E क्या है, इससे डिफाइन होगा E ओवर लैम्डा क्या है. अच्छा, अब इससे हम फिर बता सकते हैं कि अगर हमने इस एक्यूरेसी तक कैलकुलेट करना है एम्पलीट्यूड एक्यूरेटली, तो फिर हमें कौन सी इंटरेक्शंस चाहिए. ठीक है, तो जैसे 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 हमारी एनर्जी कम होती जाएगी, ठीक है, तो आप देखें तो ज़्यादा ई ओवर लैम्डा जो है वो भी कम होता जाएगा. वी कैन अटेन द सेम एक्यूरेसी विद लेस नंबर ऑफ टर्म्स. और अगर हम अपनी एनर्जी को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो ई ओवर लैम्डा बढ़ जाएगा. तो फिर सेम एक्यूरेसी को अटेन करने के लिए हमें ज़्यादा टर्म्स जो वो रिक्वायर्ड होंगी. ठीक है, तो लो एनर्जी पर हमें कम रिक्वायर्ड है, हाई एनर्जी पर हमें ज़्यादा टर्म्स रिक्वायर्ड हैं. सिमिलरली एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है. किसी भी गिवन एनर्जी पर अगर आप कम एक्यूरेसी से आंसर निकालना चाहते हो तो आपको सिर्फ शुरू वाली टर्म रिक्वायर्ड है, ये वाली टर्म रिक्वायर्ड नहीं है. लेकिन किसी गिवन एनर्जी पर अगर आप ज़्यादा एक्यूरेसी से आंसर निकालना चाहते हो तो फिर ये एनर्जी टर्म्स भी रिक्वायर्ड हैं. सो वी कैन नो प्रिसाइजली टेल कि किसी भी एनर्जी स्केल पर अगर हम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको गिवन एक्यूरेसी से कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सी टर्म्स हैं वो रिक्वायर्ड होंगी इंटरेक्शन के अंदर, लैग्रांजियन के अंदर. अच्छा, फाइनली फिर मैं इस लेक्चर को कंक्लूड करूंगा. अच्छा, फर्ज कर लें जो E है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू लैम्डा. लैम्डा तो वो स्केल था ना जिसमें हमारी थ्योरी ब्रेक डाउन कर दी है. तो फर्ज कर लें कि जिस स्केल पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो एनर्जी स्केल जो बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू द लैम्डा. ठीक है, अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब है कि ई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर जो लीडिंग टर्म है, इवन दैट विल बी वेरी स्मॉल. तो इसको भी हम इग्नोर कर सकते हैं. यानी इस केस में जो क्रॉस सेक्शन होगा, जो एम्पलीट्यूड होगा, वो ए नॉट से डिफाइन होगा. अब ए नॉट से डिफाइन होने का मतलब है वी नीड नन ऑफ दीज टर्म्स. हमें सिर्फ ये टर्म्स चाहिए, क्योंकि ये मैंने जैसे बताया कि ये जो टर्म है इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन ए नॉट के अंदर होती है. इसका मतलब है इफ एनर्जी इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू लैम्डा, then the effect of operators with d greater than 4 can completely be ignored, and the resultant Lagrangian contains only relevant and marginal couplings. यानी अगर एनर्जी बहुत कम है लैम्डा से तो वो कपलिंग्स जिसमें फील्ड की टोटल डायमेंशन 4 से ज़्यादा है, दे कैन कम्प्लीटली बी इग्नोर. और अगर हम इसको मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर देते हैं तो फिर रिजल्टेंट लैग्रांजियन जो होगा उसके अंदर सिर्फ हमारे पास कौन सी कपलिंग्स होंगी, क्योंकि जितनी भी इररेलेवेंट कपलिंग्स हैं वो तो इग्नोर हो गई. तो फिर उसके अंदर सिर्फ मार्जिनल और रेलेवेंट कपलिंग्स होंगी. और मार्जिनल और रेलेवेंट कपलिंग्स के अंदर फील्ड की जो डायमेंशन है वो 4 या 4 से कम होती है, जो कि क्लासिकली डीनॉर्मलाइजेबल होती हैं. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो अगर हम बहुत लो एनर्जी पर कैलकुलेशंस कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इफेक्टिव थ्योरी जो होगी वो एक तरह से एक ऐसी थ्योरी होगी जो क्लासिकल सेंस में रीनॉर्मलाइजेबल होगी.
यानी उसके अंदर सिर्फ वो कपलिंग्स होंगी जिनकी डायमेंशन 4 या 4 से कम है। तो लेकिन अगर हम लो एनर्जी पर नहीं है, हमारी जो एनर्जी है वो रिलेटिवली हाई है लेकिन लैम्डा से कम है, क्योंकि लैम्डा से पर तो थ्योरी हमारी ब्रेक डाउन कर जाएगी, इफेक्टिव फील्ड थ्योरी। तो उस केस में हमें जो हाई डायमेंशनल ऑपरेटर्स हैं, हाई डायमेंशनल इंटरेक्शन टर्म्स हैं, वो भी शामिल करना पड़ेंगी। वो इन्फिनिट हैं, लेकिन जैसे हमने देखा कि टू कैलकुलेट द आंसर ऑफ द एम्पलीट्यूड एक्यूरेट विद अ सर्टेन एक्यूरेसी, वी डोंट नीड ऑल द इंटरेक्शन टर्म्स। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हो कि जो हाई डायमेंशनल ऑपरेटर्स हैं वो इन्फिनिट ज़रूर हैं, लेकिन हमें लो एनर्जी पर या तो उनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और ऐसा उस वक्त होगा जब आपकी एनर्जी बहुत कम होगी एज़ कम्पेयर टू लैम्डा। और अगर हम हाई डायमेंशनल ऑपरेटर, अगर हम लो एनर्जी पर नहीं है, यानी हमारी एनर्जी जब बहुत लो नहीं है एज़ कम्पेयर टू द लैम्डा, लो तो है लेकिन बहुत लो नहीं है, तो फिर हम हाई डायमेंशनल ऑपरेटर को इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें इन्फिनिट नहीं चाहिए होंगे, हमें वो ऑपरेटर्स सबसे पहले चाहिए होंगे जिनकी जो डायमेंशन है वो कम है। यानी सबसे पहले हमें 6 डायमेंशनल चाहिए इसके अंदर, वी डोंट नीड 8 डायमेंशनल। हाँ, अगर हम ज़्यादा एक्यूरेसी से आंसर चाहते हैं या रिलेटिवली हाई एनर्जी पर हैं तो फिर हम 8 डायमेंशनल ऑपरेटर्स भी लैग्रांजियन में कंस्ट्रक्ट इंक्लूड कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज दैट कि लैग्रांजियन में हमें सारे हाई डायमेंशनल ऑपरेटर इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, हम उनको सिस्टमैटिकली इंक्लूड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमें किस एक्यूरेसी तक का जो आंसर है वो एक्यूरेट चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था, तो आप इसको देख लीजिएगा। कोई अगर क्वेश्चन हो तो फिर उसे अभी करना चाहें तो अभी कर लें अगर आपके जहन में आ रहा है, वरना फिर बाद में व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा। या अगर एनर्जी ग्रेटर देन लैम्डा हो तो किस तरह सीरीज ब्रेक डाउन करती है, जरा ये रिपीट कर दीजिएगा। या फिर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। सर अगर एनर्जी ग्रेटर देन लैम्डा हो तो किस तरह सीरीज ब्रेक डाउन करती है, इसको रिपीट कर दीजिए। जी देखें, जो पावर सीरीज थी हमारी, उसमें एक्सपेंशन पैरामीटर था ई ओवर लैम्डा। ठीक है ना, यानी इसमें जो पावर्स आ रही हैं वो ई ओवर लैम्डा की पावर्स है ना। ठीक है, ई ओवर लैम्डा स्क्वायर, ई ओवर लैम्डा 4, ई ओवर लैम्डा 6, ई ओवर लैम्डा 8 एंड सो ऑन। सो ओरिजिनली जो पावर सीरीज थी वो पावर सीरीज थी कपलिंग के अंदर, लेकिन हमने टर्म्स को रीअरेंज कर कर उसको पावर सीरीज में कन्वर्ट कर दिया इनटू पावर सीरीज ऑफ ई ओवर लैम्डा। अच्छा, अब ज़ाहिर है अगर ई ओवर लैम्डा ई लैम्डा से ग्रेटर होगा तो ई ओवर लैम्डा जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, और अगर ई ओवर लैम्डा ग्रेटर देन 1 होगा तो ये पावर सीरीज कन्वर्ज नहीं करेगी। यानी ये जो टर्म्स हैं ये ज़ीरो की तरफ अप्रोच नहीं करेंगी। सो इसका आंसर इन्फिनिट आएगा। तो उसका मतलब हमारी जो थ्योरी है वो ब्रेक डाउन कर जाएगी इफ़ ई इज़ ग्रेटर देन लैम्डा। ये जो सीरीज है उसी वक्त कन्वर्जेंट होगी इफ़ ई इज़ लेस देन लैम्डा। जी, मिल गया आपको सवाल का जवाब? जी सर। जी, थैंक यू। जी, और कोई सवाल? अच्छा, ये जो आज का लेक्चर था ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट टेल अस कि हाई डायमेंशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो हम शामिल तो कर सकते हैं, लेकिन वो वी डोंट नीड देम एट लो एनर्जी। और अगर हमें हाई एनर्जी पर इनकी ज़रूरत है भी तो हमें सारे शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अगर शामिल करने भी हैं तो पहले वो शामिल करने हैं जिनकी डायमेंशन सबसे कम है, यानी 4 से तो ज़्यादा है, लेकिन 5 वाले पहले शामिल करने हैं, फिर 6 वाले, फिर 7 वाले, क्योंकि इनकी जो रिलेटिव वेटेज है वो इसी तरह से डिफाइंड है। चलें, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।